बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। Breakdown of simple food in order to release energy inside the cell is known as respiration. तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। सामने जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा टू पार्ट्स में। एक जो केस बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है एओर्बिक रेस्पिरेशन का, और एक जो केस बताया जा रहा है वो है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का। ग्लूकोज जो होता है वो C6H12O6 होता है। तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। 6 कार्बन के एटम हैं जो कि एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है। ये जो ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसको हम कर्ब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कर्ब्स का स्पेलिंग होते हैं बेटा KERBS, एप्रोस्ट्रोफी एस, KERB, कर्ब्स। कर्ब साइकिल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पायरुवेट था और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये ब्रेक डाउन हो गया। पहला केस हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जिसमें या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। ये पहला केस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। आपको याद हो अभी मैंने एक पीछे एक्टिविटी भी करवाई थी, शुगर सॉल्यूशन के अंदर हमने यीस्ट को ऐड किया था। तो ये फॉर्म होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। अब ये जो इथेनॉल है, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो C2 का मतलब 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। सेकेंड केस जो हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअल में फर्स्ट केस भी आपका एनॉर्बिक में आता है, जिसमें हमने लिखा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड केस आपका आता है भी एनॉर्बिक में, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम है। जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, हम बहुत देर तक रनिंग करते हैं, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो जो क्रैम्प है वो मसल्स के अंदर पड़ते हैं, और वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है पायरुवेट के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, वो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि असर्शन रीजन 1 मार्कर कुछ भी कहीं से भी आ जाता है। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल और लैक्टिक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है, जो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब अगर नीचे की तरफ आ जाए, जरा ध्यान दें, ऊपर वाला 2 था, ये वाला 3 था, और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, 1 हो गया। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये खाना जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है कि फूड डाइजेशन सेल का एक पार्ट है जो एनर्जी फॉर्म करने में हेल्प करता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, इसमें जो एनर्जी निकलती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि जो लैक्टिक एसिड वाले में जो एनर्जी निकलती है, हमारे नोट्स में नहीं लिखा, लेकिन वो सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी होती है। एनी डाउट रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स? The energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक एनर्जी करेंसी में ट्रांसफर हो जाती है। जैसी एनर्जी बनती है, इट ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी करेंसी नोन एज ATP molecule, which is used to fuel all other activities in the cell. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the body. तो ये भी एक पॉइंट आपको मिल गया। एटीपी का जब ब्रेक डाउन होता है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक नहीं है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एटीपी जितनी एनर्जी आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड, एटीपी मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करके यूज कर लेते हैं। Can anyone know the full form of ATP molecule? You can expand ATP. adenosine triphosphate. Very good. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Yes. एडिनोसाइन। जब ये ब्रेक डाउन होता है, बेटा म्यूट कर लो, कृतिका, अबीर, म्यूट कर लो बेटा।
ATP is the energy currency for most cellular processes. The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and an inorganic phosphate. तो जो ADP है और फॉस्फेट है ये कंबाइन हो जाते हैं और एनर्जी बन जाती है। ये देखो ये ब्रेकडाउन इक्वल टू ATP मॉलिक्यूल बन गया। ये रिवर्स प्रोसेस होता है, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ब्रेकडाउन भी ये ऐसा ही होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे एनर्जी क्योंकि इसने गेन किया है जोड़ने के लिए। इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू डिराइव द रिएक्शन। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन द एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली इतना एनर्जी अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म होती है। Think of how a battery can provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain the mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. ये एग्जांपल इसलिए दे रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि एटीपी मॉलिक्यूल कोई एक सेलुलर प्रोसेस के लिए यूज नहीं होता है। जैसे बैटरी को हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, वैसे ही ये भी एक तरीके से बैटरी से कंपेयर किया जा रहा है और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। ATP can be used. अब टीचर पूछ सकती है what are the functions of ATP molecule? ATP can be used in the cells for the concentration of muscles, protein synthesizes, conduction of nervous impulses and many other activities. तो इसको अंडरलाइन कर लो। आजकल नोट कर रहा हूँ, जब भी बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन आते हैं वो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बॉक्सेस में भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसको जरा अच्छे से लर्न कर लेना लास्ट लाइन को, एटीपी का यूज। ठीक है, क्योंकि दिमाग में हमारे एक ही रहता है, टू प्रोवाइड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा जो यूज हो रहा है रेस्पिरेशन में, जो हमने करना है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल पैसेज से स्टार्ट होता है, माउथ कैविटी है, फेरनेक्स है और लैरिंक्स है। याद रखना इट इज PL नॉट LP। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, पहले फेरनेक्स आता है और फिर लैरिंक्स आता है, वॉइस बॉक्स है हमारा। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के फंक्शन आपको पता है क्या काम होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस कैसे इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है जब एयर प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद ब्रोंकाई होता है और वो फर्दर बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा अंदर का पूरा पार्ट लंग है और इसको जो प्रोटेक्शन दे रहा है, जो बोन इसको प्रोटेक्शन दे रही है, वो रिब्स होते हैं। और लास्ट में एलिवोलाई होते हैं। एलिवोलाई जो होते हैं एलिवोलर सैक के नाम से भी जानते हैं। नीचे वाला मस्कुलर पोर्शन है जो कि हमारी टमी से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग कर रहा है, वो उसका नाम है डायफ्राम। ठीक है, कैसे काम होता है? पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज में जाएगा, नेजल कैविटी में जाएगा। नेजल कैविटी में फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। ट्रैप करने के लिए कुछ बाहर की कुछ चीजें, फॉरेन पार्टिकल्स अगर नाक में घुस जाते हैं तो थ्रू स्नीजिंग ये उसे बाहर कर देता है। फेरनेक्स होता है, फेरनेक्स के बाद लैरिंक्स होता है, याद रखना PL याद रखना। ठीक है, और ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाता है, फिर एलिवोलाई में जाता है और एलिवोलाई के ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके सरफेस के ऊपर, तो ये वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। मतलब ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एलिवोलाई में आ जाती है। अब दो प्रोसेस होते हैं जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट पहले वाले वर्ड को तो हम यूज करेंगे ब्रीदिंग कर रहे हैं। इनहेलेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। आप जरा डायग्राम देखें बेटा, तभी मैंने इसके नीचे ये डायग्राम्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहला वाला डायग्राम अगर आप देख रहे हैं, उसकी जो विड्थ है आप नोट कर रहे होंगे, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकेंड वाला डायग्राम, क्योंकि ये इनहेलेशन हो रहा है। इसमें आप देखें जरा, जो रिब्स हैं आप लोगों के, ये लिफ्ट अप हो चुके हैं, मतलब ऊपर की तरफ जा चुके हैं। ठीक है ना, और जो डायफ्राम है वो फ्लैट इन शेप है एज कंपेयर टू। कैसे कंपेयर करेंगे? देखो पूरा फ्लैट नहीं होता है कभी भी ये, लेकिन अगर आप सेकंड वाले डायग्राम से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है। जो लिफ्ट है, जो रिब्स है हमारे, यही आंसर अगर आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से आप अपना आंसर बना सकते हैं। रिब्स जो होते हैं इनहेलेशन में लिफ्ट अप हो जाते हैं और डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। जो वॉल्यूम है लंग्स की वो इंक्रीज हो जाती है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर उसके अंदर स्टोर हो पाए।
जो सेकेंड वाला केस है एक्सेलेशन का केस है, मतलब जब हम एयर को बाहर फेंक रहे हैं, जो थोरेसिक कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो ये पूरा एयर का जो स्टोर करने का जो पोर्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, जो रिब है वो नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं उठेंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे। और डायफ्राम जो है एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक तो मैं समझाता हूँ। आपको किसी चीज को बैलून में से एयर बाहर निकालनी है, सुनना मेरी बात, आपको बैलून में से एयर बाहर निकालनी है, तो आप क्या करोगे, वो बैलून आपके दो हाथों के बीच में पड़ा हुआ है, आप उसको कंप्रेस करोगे। आप एक हाथ की बजाय आप दोनों हाथ कंप्रेस कर रहे हो, तो एक हाथ को लोअर वाले हैंड को आप फील करो कि इट इज योर डायफ्राम, और जो अपर वाला हैंड है फील करो दे आर द रिब्स। अब देखो दोबारा, एक्सेलेशन में हमने क्या किया, एक्सेल कब होगा, जब प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, ऊपर वाला हाथ नीचे जा रहा है तो लिखा हुआ है रिब्स मूव डाउनवर्ड, जो हमारा ऊपर वाला हाथ है, अब हिंदी में याद रहेगा तो वहां पर अच्छे से लिख पाओगे। ऊपर वाला हाथ है वो नीचे जा रहा है, रिब्स मूव डाउनवर्ड। जो नीचे वाला हाथ है वो क्या है, वो डायफ्राम है, वो ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जब आप दोनों हाथों को प्रेस करोगे तो क्या चीज प्रेस करोगे बेटा आप, एक तरीके से वो खाली कैविटी, खाली कैविटी किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बैलून के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लंग कैविटी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने से प्रेशर होगा, और जैसे बैलून के नोजल में से एयर बाहर जाती है वैसे ही हमारी जो लंग कैविटी है वहां से भी जो एयर है वो आपकी बाहर जाएगी। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये वाला एग्जांपल समझ के बताइए बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को, याद करने में भी आसानी रहेगी। जब आपको एक्सपेंड करना है, जब आपको एयर फिल करनी है बैलून में, आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों हाथों को मूव बैकवर्ड करेंगे, मतलब आप जगह ज्यादा बनाएंगे, तो आप रिब को ऊपर करेंगे और डायफ्राम को नीचे करेंगे, करेंगे ना आप ऐसे। और जब आपको बैलून में से हवा बाहर निकालनी है, आप दोनों हाथों को अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे, रिब को भी अंदर कंप्रेस होगा, डाउनवर्ड जाएगा, और डायफ्राम भी डी शेप ले लेगा, मूव्स अपवर्ड होगा। अंडरस्टूड, एनी डाउट स्टूडेंट बताइए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलेवलस एंड ब्लड एंड टिश्यू। जो एयर रिच ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में जाती है, बाइंड हो जाती है आरबीसी के साथ, और जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होता है एलिवोलाई थ्रू द ब्लड वेसल टू द टिश्यू, मतलब जो ऑक्सीजन है आरबीसी कैरी करता है और टिश्यूज में जाके रिलीज करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है ब्लड में, डिजोल्व इन ब्लड, क्योंकि वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है जब जहाँ पे ट्रांसपीरेशन, जहाँ पे सॉरी, जहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्म कर रहा होता है। जो ब्लड वेसल्स हैं रिलीज इन द एल्वियोलार सेकर, मतलब एल्वियोलाई में जाके इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अस, हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब बात आती है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स 3 स्टेप से होता है बेटा, 3 तरीके से होता है। स्टोमेटा के थ्रू होता है, आप सबको पता है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन एक तरीके से रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है वो। लेंटिसल्स होते हैं सेम्स में, वहां से होता है। जो जर्नल सरफेस होती है, रूट हेयर्स होते हैं, वहां से रूट में से भी ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के बाद हमारा बात आता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में समझने से पहले हमें हार्ट के डायग्राम को समझना पड़ेगा। हमारा जो लंग है, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं लंग्स है हमारे, यहाँ से पल्मोनरी वेन है। देखो जो भी चीज लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है ना स्टूडेंट्स, उसको वर्ड हम देते हैं पल्मोनरी। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, समझ में आ गई, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, स्टूडेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो हमेशा वेन होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वेन ऑक्सीजनेटेड भी ब्लड कैरी कर सकती है और डीऑक्सीजनेटेड भी कैरी कर सकती है, लेकिन फर्क क्या है, जो पल्मोनरी वेन है क्योंकि वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है तो वो लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है। वहां पे एक वॉल्व होता है जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को स्टोर बचाता है, उसको वॉल्व बोलते हैं। वो लेफ्ट एंट्रिक वेंट्रिकल में उसको पुश कर देता है। और जो वेंट्रिकल वाला एरिया होता है हार्ट का, एट्रियम से हमेशा स्मॉलर इन साइज मिलेगा, हमेशा सर स्मॉलर इन। हाँ बेटा बोलो। सर अगर डबल सर्कुलेशन का डायग्राम बनाना तो ये भी बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं बना सकते बेटा, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पहुंचने वाला हूँ मैं।
ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने का, अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन आएगी तो आप ये लिख सकते हैं। लेफ्ट एट्रियम से ये वेंट्रिकल में चले गया, वेंट्रिकल से, और डबल सर्कुलेशन का डायग्राम आपके कोर्स में है बताने के लिए, कहीं स्कूल में आया भी था। वहां से एक मेन आर्टरी निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जिसका साइज छोटा है ताकि हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाए। साइज कम होगा तो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो बीच का जो आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, इसको आप सेप्टम बोल सकते हैं। सेप्टम वो वॉल्व है जो कि लेफ्ट को और राइट साइड ऑफ द हार्ट को डिवाइड करती है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स ना हो। जो लेफ्ट साइड है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, जो राइट साइड है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। मेन आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में गया, वहां पे इनका यूज किया गया और रिलीज किया गया आफ्टर रेस्पिरेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि मेन वेन से, एक्चुअल में मेन वेन भी दो होती हैं, यहाँ पे अभी समझाने के लिए सिर्फ एक बनाया गया। फोर्थ स्टेप में मेन वेन के थ्रू राइट एट्रियम में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आ जाता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वॉल के थ्रू वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो गया, ताकि वहां पे भी उसका प्रेशर इंक्रीज हो पाए, क्योंकि प्रेशर तो इंक्रीज करना है। अगर प्रेशर इंक्रीज नहीं करेंगे तो लंग्स में वो वापस नहीं जा पाएगा। फिर से प्रेशर इंक्रीज हुआ, और जहां जहां पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा वहां पे आर्टरीज काम करती हैं। आर्टरी जो होती हैं वो थोड़ी स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू वेन्स, तो लेकिन उनका जो ल्यूमन है वो कम होता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा क्रिएट लेके जा रहा है। तो आर्टरी लेके जाएगी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी, ठीक है ना। और रेड कलर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और ब्लू कलर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? मैं मेन हार्ट के उस पे आ रहा हूं, देखो अब यहाँ पे transportation. Human beings, like other multicellular organisms, need regular supply of food, oxygen, etc. This function is performed by circulatory system. The circulatory system in human beings consists of heart, pumping organ है, arteries, veins, capillaries, ये blood vessels हैं, blood and lymph ये circulatory medium है। एक्चुअल हार्ट का डायग्राम ये है, ये आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है, सो इसको अच्छे से कर लेना। ब्लू कलर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बता रहा है, रेड कलर ऑरेंज सा कलर जो है जो वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बता रहा है। ऊपर से जो भी चीज बाहर जाएगी ये मेन आर्टरी है जिसका नाम है आयोटा, जो ऊपर का पोर्शन है जहां से मेन वेन जो कि ब्लड को लेके आ रही है लंग से, पल्मोनरी वेन, वो यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आती है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके जा रही है, याद रखना, अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे याद कर लेना, ए वी ऊपर वाली थी इस साइड में, दोनों पल्मोनरी रहेंगी, इस साइड में लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है। नीचे वाली वेन है, ऊपर वाली आर्टरी है, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो लेफ्ट एट्रियम से मार्क किया जाता है। उसके इस साइड बीचों बीच एग्जैक्टली सेंटर में आयोटा है, मेन आर्टरी है। उसके बाद वेना कावा है। ये वेना कावा दो जगह से आती है, एक लोअर वेना कावा होती है और एक अपर वेना कावा होती है। एक को हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं जो अपर बॉडी से आ रही है, एक को हम इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं जो लोअर बॉडी से आ रही है, ठीक है ना बेटा। ये एट्रियम है, यहाँ पे ये ब्लड जाता है, ये रहा वॉल्व, यहाँ पे वॉल्व है। ऊपर वाले पोर्शन से एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए वॉल्व का इस्तेमाल होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्लियर है? तो ये हार्ट का डायग्राम है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बनाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, लेबलिंग के लिए बोल रहा हूँ। लेबलिंग के लिए तो आ सकता है 101%, ठीक है। यही इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है कि ब्लड जो होता है एक बार ऑक्सीजनेटेड जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ जाता है। अब आपको कभी क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ही डायग्राम बनाना है जो स्क्रीन पे आपको विजिबल है। अगर आपने गलती से दूसरा बना दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ऊपर दिखाए गए हैं लंग्स, इसको तो बना के प्रैक्टिस करना है। ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है, 100% आ सकता है। वो वाला लेबलिंग के लिए आएगा और ये बनाने के लिए आएगा, ठीक है बेटा। ऊपर सर बीच लंग्स, में बॉक्स बना सकते हैं? क्या बच्चे?
बीच में बॉक्स जो है वो बना सकते थे, बेटा बाकी देखो, साइड में ये। मेरी बात सुनो। ये जो आप इसको आपने बहुत टिपिकल नहीं बनाना है, आपने एक जो है ना, एक सर्कुलर, आप समझो आपको एक नारियल की शेप बनानी है। ध्यान से देखो जरा, ये नारियल की शेप नजर आ रही है आपको, नारियल पानी पीते हो ना, बस उस शेप का बनाना है। बॉक्स की जगह पे रेक्टेंगुलर शेप की जगह के आपको नारियल की शेप बना दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपने जो हार्ट दिखाया, हार्ट में आपने ऊपर से आते हुए दिखाया है पल्मोनरी वेन, और वापस जाते हुए लंग से दिखाया है पल्मोनरी आर्टरी। एक तरफ से आते हुए दिखाई है वेना कावा, और एक चीज नोट करो, डबल सर्कुलेशन में दो वेना कावा नहीं दिखाई गई है, मेन हार्ट में दिखाई गई है। तो इसलिए आपका काम आसान हो गया बेटा। ठीक है, आपका काम आसान हो गया। तो एक तरफ से आयोटा जा रही है, नीचे की तरफ आपने दिखा दिया वेन्स, और बीच में है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। ये मेन आर्टरी है। डायग्राम तो आसान हो गया। अब इसमें लिखना क्या है आपको, आपको ये लिखना है the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep the oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the blood. This is useful in animals that have a high energy needs, जैसे कि हम लोग हैं, such as birds and mammals, which constantly use the energy to maintain their body temperature. तो दो काम हो गए डबल सर्कुलेशन के, एक तो हाई एनर्जी नीड को पूरा करता है, और दूसरा क्या काम हो गया बताओ, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इन मेंटेन एनिमल्स, कर। यस, इन एनिमल्स, मैं साथ साथ ना पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा है। जैसे मैंने पीछे अभी एटीपी का बताया था, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use the energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have three chambered heart. तो ये बात ध्यान रखना, थ्री चैम्बर हार्ट किस में होता है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, जो कि टॉलरेट कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। जबकि जो फिशेस हैं ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चैम्बर हार्ट, एंड ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द बॉडी। Thus, blood go only once through the heart in the fish during the cycle of the passage through the body. On the other hand, it does not through the heart twice during the each cycle in the other vertebrates. तो vertebrates में ये बाकी के जो होते हैं डबल सर्कुलेशन में नहीं जाता, बाकी के जो है दिस इज अ डबल सर्कुलेशन। तो आपको इसको क्या एक्सप्लेन करना है, ये तो मैंने बता दिया कि किसके पास थ्री चैम्बर हार्ट है और किसके पास टू चैम्बर हार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करके जाना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब इसमें सर क्या फिशेज में लिखोगे, मिक्सिंग होती सुनो है, मेरी बात, जब भी आएगा, हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहा है। फिशेज में मिक्सिंग होती है ब्लड की। बिल्कुल होती है बेटा, सिर्फ फोर चैम्बर हार्ट में बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होती है। जब थ्री चैम्बर हार्ट में मिक्सिंग हो रही है तो बाकियों में भी मिक्सिंग रहती है। ठीक है, लेकिन फिशेज में क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि फिशेज का प्रोसेस ही अलग है। उनकी जो ऑक्सीजनेशन हो रही है वो गिल्स में हो रही है, वहां पे मिक्सिंग नहीं हो सकती, और वो बाद में डीऑक्सीजनेट होकर सीधा बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन से आप इसमें एक्सप्लेन ये करोगे, पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है वो एक बार हार्ट में आया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर pressurizing the blood, it goes from the aorta to the other body parts and organs, and again it come to the heart. This is the second. तो इसी वजह से ब्लड जो है, हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि ब्लड हार्ट में दो बारी एंटर करता है। लास्ट में बोल्ड लेटर्स में या बॉक्स के अंदर लिख देना, देयरफॉर हार्ट इज सेड टू बी इन मैमल्स या इन ह्यूमंस, हार्ट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज हार्ट कम्स ट्वाइस इन द ब्लड कम्स ट्वाइस इन द हार्ट एंड एक्सक्रीट ट्वाइस इन द फ्रॉम द हार्ट। दो बार बाहर जा रहा है और दो बार अंडर आ रहा है। लास्ट में ये लाइन अंडरलाइन करके जरूर लिख देना, ठीक है बेटा, बाकी एक्सप्लेन कर देना। ये सब फिशेस के बारे में और उनके बारे में आपने नहीं लिखना है, दिस इज फॉर योर नॉलेज जो मैंने दिया है। आपको सिर्फ ऊपर का पोर्शन लिखना है कि सेपरेशन क्यों जरूरी है, और लिखना है कैसे दो बार आ रहा है और दो बार एक्सक्रीट कर रहा है, बस इतना सा एक्सप्लेन करना है। और ये डायग्राम लेबल, वेल लेबल डायग्राम आपको बना के आना है। ठीक है, एनी डाउट, एनी मोर डाउट, बताओ बेटा, कुछ और डाउट है इसमें? नहीं।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल of a vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. The pressure of blood inside the artery during the ventricular systole, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं और इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ये टीचर पूछ सकती है, व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर? एंड द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, रिलैक्सेशन वाले टाइम में। तो कॉन्ट्रैक्शन वाले टाइम में सिस्टोलिक प्रेशर है, रिलैक्सेशन वाले टाइम में सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है ह्यूमन बींग्स का 120 यंग एज में 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय Hg इज अ मर्करी बेटा, मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रेशर को मेजर करने के लिए। आजकल तो जो हो गए ना आपके सर बट प्रेशर प्रेशर का ऐसे यूनिट तो पास्कल होता है ना। बेटा, ये mm ऑफ Hg इसलिए बताया जा रहा है, जो स्पाइको मोमेनोमीटर बनाया गया ओरिजिनल, जो डॉक्टर के पास जाके होता है, वो उसके अंदर मरकरी भरी होती है, जैसे आपके थर्मामीटर के अंदर भरी होती है, ठीक है। जो हम एक्सपेंशन भी देखते हैं ना थर्मामीटर के अंदर, वो मरकरी की देखते हैं। अगर उसकी जगह पे आप लिक्विड भर दोगे ना, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बदल जाएगा। अगर आप कोई और लिक्विड भर दोगे तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो ऐसे ही जो प्रेशर नापा गया नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, वो Hg को मेजर करके नापा गया, इसलिए Hg लिखा जाता है। ओके ओके सर। High blood pressure is also called as hypertension. It is caused by the constriction of arterioles. इसका ये भी एक कारण होता है कि कंस्ट्रिक्शन हो जाती है हमारी आर्टरीज की, which result in the increased resistance to the blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding can be occur. तो हमें ब्लड प्रेशर को एक एज के बाद स्पेशली ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहना चाहिए। चले बेटा, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है आपने। मैंने इसलिए ये टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है पढ़ाने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ भी आ जाता है। द ट्यूब्स, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, सीधा हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर बोर्ड में भी आया था। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक? अगर जो ट्यूब्स हैं, आर्टरीज और वेसल्स की बात कर रहे हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर या किसी कारण से अगर रप्चर हो जाए थोड़े बहुत, think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage will lead to a loss of pressure. अगर ज्यादा लीकेज हो जाए तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। Would reduce the efficiency of pumping system. To avoid this, the blood, yes, बोलो राघव। तो जो ब्लड प्रेशर वाला जो पैराग्राफ है उससे क्या क्वेश्चन बन सकता उससे बेटा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी डेफिनेशन, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए यूज होता है स्पाइकोमोमेनोमीटर, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, ठीक है। टू है? ऐसा अवॉइड, कोई मेजर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। बेटा ये मेजर ही तो हो गए। आपको डायस्टोलिक की स्पेलिंग याद करने हैं, सिस्टोलिक के स्पेलिंग याद करने हैं, वही तो आपके लिए मेजर हो गया। उस समय याद ठीक ही है नहीं सर। आएगा कि डायस्टोलिक कौन सा होता था और सिस्टोलिक कौन सा होता था, कॉन्ट्रैक्शन वाला होता था कि रिलैक्स वाला होता था, वही तो ध्यान से दे याद करके जाना है। हाँ जी बेटा, अगर आपको इन एडिशन लीकेज, अगर कोई लीकेज हो रही है, वुड लेड टू लॉस ऑफ प्रेशर, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो सकता है पंपिंग सिस्टम का। तो वॉइड दिस ब्लड हैज प्लेटलेट्स, सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो हमेशा बॉडी में घूमते रहते हैं, एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड, ताकि ब्लड क्लॉटिंग वहां पे हो जाए और ब्लड की लीकेज वहां से ना हो पाए, ठीक है। ये चीज होती है। अब जो ट्यूब्स के बारे में आर्टरीज, उसके लिए मैंने एक ये बना रखा है, वहां पे आप ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे। ये देखो, ये मैंने टेबल बनाया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा, वैसे तो 3 टाइप की होती है, कैपिलरीज भी होती है, पर मेन जो 2 हैं वो है आर्टरीज और वेन। आर्टरी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, ये लिखना बहुत जरूरी है। आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि प्रेशर सहन करना है इसको। डीप सीटेड का मतलब आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं, दे हैव लेस ल्यूमन, इनका जो अंदर का जो पार्ट है वो थोड़ा कम होता है, ताकि प्रेशर क्रिएट रहे, ताकि आगे तक ब्लड पास कर पाए।
वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट टू पल्मोनरी, बॉडी पार्ट टू हार्ट तक, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, उनको बोला जाता था डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, इनको बोला जाता है कलेक्टिंग वेसल्स। ये थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है, सुपरफिशियल एज कंपेयर टू आर्टरीज, मतलब ये थोड़ी अंदर से बड़ी होती है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं एक बार। ब्लड, अब हमारा दो सिस्टम और है इससे रिलेटेड जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है। एक होता है ब्लड, ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका एक ग्लैनुलर कंपोनेंट होता है और एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। जो ग्लैनुलर मतलब जो ग्रेनुअल से बने हुए हैं आप बोल सकते हो, वो ब्लड कॉर्पसल्स है, या तो वो आरबीसीज हैं या ब्लड प्लेटलेट्स हैं या डब्ल्यूबीसी हैं। आरबीसी का काम आपको पता है, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और हेमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, एचबी बोलते हैं, जिनका रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्लेटलेट्स का काम है। डब्ल्यूबीसी का काम है प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इंगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। प्लाज्मा जो होता है ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं और बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस भी होते हैं। ये तो हो गया सिंपल। अब पहले भी फंक्शन ऑफ ब्लड जरूर पढ़ के जाना, जो मेरे नोट्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी, लिम्फ के बारे में भी, फंक्शंस ऑफ लिम्फ आप लोगों का लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं, बोर्ड में नहीं आया था, ये आरडीपीएस में पूछा गया था लास्ट ईयर के प्री बोर्ड में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सही आंसर नहीं दे पाए थे। लिम्फ, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड लाइक ब्लड, fluid also involved in the transportation, this is called lymph or tissue fluid। तो याद रखना ये बात, इसको tissue fluid भी बोलते हैं। Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intracellular spaces in the tissues। तो जो इंट्रासेलुलर स्पेसीज होते हैं टिश्यूज के अंदर, उसमें ये चीजें पास ऑन हो जाती हैं और वो एक नई चीज बन जाती है, लिम्फ। तो टीचर ने क्वेश्चन ये पूछा था, लिम्फ कंसिस्ट ऑफ, किस चीज से बना हुआ है? तो आपने तीन नाम लिखने हैं, किस किस चीज से बना हुआ है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स या ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा, प्रोटीन्स या ब्लड सेल्स, इन चीजों से ये बना हुआ है। सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, ये भी, ये कलरलेस होता है जबकि प्लाज्मा येलो कलर का होता है, ये कलरलेस होता है, और इसमें प्रोटीन की परसेंटेज प्लाज्मा के कंपेरेटिवली कम होती है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, इनका एक स्पेशल जगह होती है, जैसे नॉर्मल कैपिलरीज है वैसे लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेसेस विद जॉइन, जो बाद में बाहर आके लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स को मिल जाती है, जुड़ जाती है, दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन। वेन का काम क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना, तो ये उन वाली वेन्स के साथ जाके लिम्फेटिक वेसल्स कंबाइन हो जाती हैं। अब पूछते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ क्या है। लिम्फ कैरी, ये है फंक्शन ऑफ लिम्फ, अंडरलाइन कर लेना आपने, उसमें मार्क कर लेना फंक्शन ऑफ लिम्फ। डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है, और एक्सेस ऑफ फ्लूइड को फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। जो एक्सेस फ्लूइड है सेलुलर स्पेस के अंदर जो प्रेजेंट है सेल के आसपास, उसको ब्लड में लाके छोड़ देता है। तो इसके तीन फंक्शंस हो गए बेटा, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को लेके जाता है, एक्सेस, दो फंक्शन है सॉरी, फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज्वाइन करवाता है। ठीक है, ये बहुत डीप आंसर्स होते हैं, बहुत डीप चीजें होती हैं जो हम लोग हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बेटा आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा, अब रात को आने के बाद लूंगा, 9 o'clock के आसपास, 9 o'clock या 8 o'clock के आसपास लूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। बाकी जिसको फिर भी कुछ डाउट्स है, आई एम अवेलेबल एट द इंस्टीट्यूट अप टू 7:30। ठीक है, आज 7:30 तक रहूंगा ताकि मैं आपकी क्लास ले पाऊँ। तो 6 o'clock आप आ सकते हैं, जिसको भी जो डाउट्स हैं, अगर कोई पर्सनल डाउट्स हैं या कुछ और है, कुछ और पूछना है, यू आर इनवाइटेड। आप वहाँ पे आइए और अपने अपने डाउट्स लेके वापस घर जाइए, और शाम को क्लास जरूर अटेंड करना, आगे के टॉपिक और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिवाइज करवाऊंगा मैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जाइलम के थ्रू होता है और फ्लोएम के थ्रू होता है। कैरीज वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
नो एनर्जी इज यूज, याद रखना ये बात, जाइलम में कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है, जबकि फ्लोएम में कैरीज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एनर्जी इज यूज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फ्लोएम में क्या यूज होता है? एनर्जी यूज होती है, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, एनी डाउट? कुछ पूछना है बेटा किसी को? चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर इसमें रूट पुल के बारे में समझा दो। बेटा वही समझाने जा रहा हूँ, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन दी थी मैंने। यहाँ देखो आप, सर ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम में एनर्जी क्यों नहीं यूज होती? क्या बेटा? जाइलम में एनर्जी क्यों नहीं क्योंकि यूज होती? क्योंकि उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है बेटा, अभी समझाने जा रहा हूँ, देखो आप बस अभी ये याद रखना, एनर्जी यूज नहीं होती। We have discussed earlier how the plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in the chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kind of raw material needed for the building plant body will also have to taken up separately. अब start होगा हमारा transportation. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw material. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल के लिए, तो वहां से सॉइल से ये सब चीजें लेते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जो कि रूट्स है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल contacting organs and chlorophyll containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, मतलब कि जो शॉर्ट प्लांट है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, स्मॉल हाइटेड प्लांट्स होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनमें तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है। बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लार्ज बिकम लार्ज, क्योंकि लार्ज प्लांट्स हैं, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। उस केस में डिफ्यूजन प्रोसेस काम नहीं करेगा टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन द लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड देयर। तो एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन टू प्लांट भी प्रोसेस जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो डिफर करेगा। प्लांट डू नॉट मूव, और उनकी बॉडीज लार्ज प्रोपोर्शन डेड सेल से बनी होती है, टिश्यूज से बनी होती हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्लो है। द डिस्टेंस ओवर विच द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट however can be very large in plants such as tall trees. कई जगह पे पेड़ इतने ऊंचे हैं कि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। Plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from roots. These two pathways are constructed independently organized conducting tubes. तो ये जो दो pathways हैं, ये अलग अलग conducting tubes के थ्रू काम करती हैं। एक कंडक्टिंग ट्यूब हो गई, ऑन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सॉइल। द क्योंकि जाइलम में बेटा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, सिंपल पुलिंग प्रोसेस है, तो उसमें एनर्जी की नीड नहीं पड़ती है। पानी कम होगा, प्रेशर के साथ पानी ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसमें पानी की एनर्जी की नीड नहीं पड़ती है राघव। ठीक है। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो सिंथेसाइज तो होते हैं लीव्स के ऊपर, लेकिन उनका ट्रांसपोर्टेशन बाकी प्लांट बॉडी में चाहिए होता है, तो वो अलग सिस्टम है जो हम अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, अब मेरी क्लास से ओवर हो गई, मुझे इंस्टीट्यूट भी पहुंचना है। सो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी 8 o'clock। ठीक है, 8 o'clock या 8:30 में आपको मैसेज कर दूंगा, और जिसको भी